नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि UPRVNL की डेट आ चुकी हैं और उनके प्रवेश पत्र भी 5 तारीख से डाउनलोड होने लगेंगे। तो आज 5 तारीख है, बहुत संभवतः उसके प्रवेश पत्र डाउनलोड होने होंगे। देखिए मित्रों, अब जो हम लोग के पास समय बचा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 दिन बचा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो 24 तारीख है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग 5 तारीख है उसके हिसाब से माने तो कितने दिन हम लोग के पास बचा है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 दिन है। तो आप किसी 15 से 16 दिन के भीतर अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक, तो देखिए जो अंतिम समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, एक जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे छूट गए हैं उसको कंप्लीट कर लेना। देखिए रिवीजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, या फिर जो आपने पढ़े हैं किस पर अधिक फोकस कर लेना चाहिए। देखिए अगर हम लोग मैकेनिकल को या पेपर को बांटे तो पेपर के 2 पार्ट हैं, एक टेक्निकल पार्ट है और दूसरा क्या है, नॉन टेक पार्ट है। तो जो कि टेक्निकल पार्ट में है मेजरमेटिक, जो क्वेश्चंस आते हैं उसका एनालिसिस करके वैसे मैंने आपको बता दिया है। तो उसके हिसाब से मैंने जो कि पेपर्स को 2 पार्ट में बांट दिया, जो मेजर सब्जेक्ट है, दूसरे जो माइनर सब्जेक्ट हैं। या ये कहिए कि मैंने एक तरह से पूरा एक क्रम बना दिया है कि आपको इस क्रम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका क्रम यही होता है लगभग अधिकतर एग्जाम्स में। और जो नॉन टेक में उसमें हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है। तो अगर देखिए टेक्निकल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और साथ में मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, काफ़ी विस्तार होता है, उसमें जितना ज़्यादा पढ़ी उतना ही कम होता है। ठीक, तो उससे लिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखिए आपको जो क्रम में तैयार कर लेना चाहिए, सबसे पहले तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एकदम बढ़िया से तैयार होने चाहिए। जो शुरू का पार्ट है, जहाँ तक बर्नौली इक्वेशन जैसे शुरू में मैंने पढ़ाया था, प्रेशर पर पार्ट पढ़ लीजिए। ठीक, उसके अलावा पढ़ लीजिए आप जो आपका बायोन्सी फोर्स है, और उसके अलावा जो देखिए उसमें है आपका एक फ्लो थ्रू लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स तैयार कर लिए। थर्मोडायनेमिक्स के तीनों चैप्टर, फर्स्ट ला, सेकेंड ला, ठीक, और 0th ला, ये जरूर पढ़ लीजिए। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे ज़्यादा एंट्रोपी से जो क्वेश्चन हैं वो छोटे छोटे आते हैं। रेफ्रिजरेंट, आईसी इंजन्स, ठीक, ये सबको जरूर पढ़ना है। मतलब उसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इन तीनों कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और ठीक, उसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मोस्टली आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें से सीधे सीधे फार्मूला याद कर लीजिए। कॉलम के फार्मूले पढ़ लीजिए। थिन प्लेट्स, थिन सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर्स के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। थिन सिलेंडर्स एंड स्फीयर के, थिक सिलेंडर पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। ठीक, और आपको देखिए स्ट्रेंथ और मटेरियल साइंस में जो आपको पढ़ना है मेनली एलॉयज पढ़ लीजिए। ठीक, उसकी टेस्टिंग पढ़ लीजिए। ठीक, मटेरियल की टेस्टिंग पढ़ लीजिए, और उसमें के अलग अलग एलॉय का क्या इफेक्ट होता है ये पढ़ लीजिए। और BCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर ये पढ़ लीजिए। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग में जो आपको पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली आप थ्योरेटिकल पोर्शन पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक, लेकिन जो भी आते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे आप टेलर्स लाइफ इक्वेशन पढ़ लीजिए। ठीक, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के वही पढ़ लीजिए। अधिक क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में बॉयलर एंड टरबाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना होती है, क्योंकि ये प्लांट जो है ये बॉयलर और टरबाइन इसके सबसे मुख्य घटक होते हैं। तो उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन से का फर्स्ट चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए। विभिन्न प्रकार के इन्वर्जन्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक, साथ में उसको अलग अलग प्रकार से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, लिंक और 4 बार चेन मैकेनिक्स का पहला चैप्टर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी ऑफ मशीन का। ठीक, अगर समय मिले तो गियर्स पढ़ लीजिए। तो थ्योरी ऑफ मशीन का गियर और फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैकेनिक्स विभिन्न प्रकार की मशीनें पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए। उसमें क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं। डिजाइन ऑफ मशीन में देखिए ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका वेल्डेड जॉइंट पढ़ लीजिए। इसमें वेल्डेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, ये इसके क्वेश्चन सबसे अधिक आने की संभावना होते हैं। साथ में अगर आप
आपको टर्निंग मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन और टर्निंग मोमेंट और ट्विस्टिंग इक्वेशन, शाफ्ट के लिए ट्विस्टिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, तो ये दोनों से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो पढ़ लीजिए। ठीक, तो अगर आप इसमें से ये जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसकी मैंने भी एक लिस्ट बना के रखी थी, जैसे आपको मैंने एक वीडियो जो बनाया था इसके पहले, जिसमें मैंने कट ऑफ बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताया था, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके साथ मैंने उसके टॉपिक्स भी बताए थे। तो वो वीडियो जरूर एक बार फिर से देख लीजिए और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको रिपीट कर लीजिए, और जितने फार्मूले हैं वो तो एकदम याद कर लीजिए, पर डे फार्मूला आपको याद करना है। ठीक, एक भी दिन नहीं छूटना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भूलने वाली चीज़ फार्मूले ही होती है, क्योंकि थ्योरी तो लगभग याद ही रह जाती है। आईसी इंजन का देखिए, इसमें आपको ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल पढ़ लेना है। ठीक, साथ में इसकी टेस्टिंग पढ़ लेनी है, आईसी इंजन की टेस्टिंग किस प्रकार से होती है, और साथ में आपको इसको देख, आजकल जो क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जा रहा है वो आईसी इंजन नॉकिंग एंड उसका परफॉर्मेंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, पहले आप इनको कंप्लीट कर लीजिए और फिर समय मिले तो आप आरएसी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी पढ़ लीजिए। आरएसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से आते हैं। मतलब आपको क्या करना है फर्स्ट चैप्टर में कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, सीओपी कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन क्या है। साथ में अगर आप रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं तो नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो जो आरएसी है ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें बच रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो होता है डिप्लोमा कोर्सेस में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो दो जगह से आते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो जो भी आपको हमेशा याद रहेगा। साथ ही जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर आपको समय मिले तो सीपीएम और पर्ट, इसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इसको रिपीट कर लीजिए क्योंकि आसान है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, आपको सीपीएम पर्ट के नेटवर्क डायग्राम बनाने नहीं आते हैं, तो अभी उस पर कंसंट्रेट मत कीजिए, आपने जो पढ़ रखा है उसी को रिपीट कीजिए। देखिए, अभी तक आप जो तैयारी कर रहे होंगे उसका आपने नोट्स बनाया होगा या फिर किसी न किसी जगह उसको शॉर्ट रूप में लिखे होंगे, तो उसको पर डे रिपीट करना है। अगर अब देखिए, जो इसका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है। तो इसमें देखिए जो रीजनिंग पार्ट होता है मोस्टली लड़कों से हो जाता है, या आप लोगों से अधिकतर बच्चे इसको आसानी से कर लेते हैं। बचता है जीएस और हिंदी। तो जीएस तो अथाह होता है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो क्या कीजिए, जीएस की बस करंट पढ़ लीजिए। अगर आपके पास क्योंकि समय कम है तो करंट पढ़ लीजिए। करंट में क्या पढ़ लीजिए, जो देखिए ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक, उसके अलावा जो वर्तमान में चल रहा है, अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उसको पढ़ लीजिए। और उत्तर प्रदेश की योजनाओं को विशेष प्रकार से पढ़ लीजिए, क्योंकि जीएस में वही पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। हिंदी देखिए अगर मोस्टली आती रहती है, सरल ही होती है, क्योंकि इसमें जो 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो तो सिर्फ आपको उस पर आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, पैराग्राफ पढ़ के उसका आंसर देना होता है। तो लगभग 5 क्वेश्चन उसमें से हो जाते हैं। बाकी जो बचते हैं 5 क्वेश्चन उसमें वर्तनी शुद्ध करने का आता है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और ये सब आते हैं। तो हिंदी उतना टफ नहीं होता है, तो आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। अब देखिए, आपको इतना कुछ पढ़ना है, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 15 डेज है, सीधे सीधे मान लीजिए 15 दिन है। ठीक, तो आपको पर डे कम से कम 8 घंटे पढ़ना है मिनिमम आवर्स जो आपके 8 घंटे होने ही चाहिए। इससे अधिक पढ़ सकते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है। ठीक, तो 8 से 10 घंटे तक पढ़ना। तो 8 घंटे में देखिए, 8 घंटे में आपको जो सबसे अधिक कंसंट्रेट करना चाहिए वो रिवीजन पे करना चाहिए, क्योंकि इस दौर पे जब एग्जाम एकदम बहुत अधिक नज़दीक होता है और एकदम एग्जाम पे कंसंट्रेट करना होता है, उस वक्त सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है रिवीजन, कि आपने जिसके पहले जो पढ़ा वो। क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम पे जो पेपर आएगा तो आप देख रहे होंगे और आपको क्वेश्चन याद भी आ रहा होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो जो करना है आपको रिवीजन। तो मैं मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें कम से कम आपको 2 घंटे जो मिनिमम है, 2 घंटे मिनिमम पर डे, 2 घंटे पर डे मिनिमम आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, मिनिमम आपको 2 घंटे रिवीजन करना है। तो अगर आप 2 घंटे रिवीजन करते हैं तो बाकी बचते हैं आपके पास
6 घंटे पढ़ते हैं। तो इस 6 घंटे में आपको क्या कीजिए कि 5 घंटे तो आप टेक्निकल पढ़ लीजिए और 1 घंटे आप ये नॉन टेक पढ़ लीजिए, हिंदी और जीएस पढ़ लीजिए, ठीक। क्योंकि रीजनिंग मोस्टली आप कर लेंगे, क्योंकि जो होता है मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है तो उसको भी छोटे छोटे क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका कंसेप्ट ले लीजिए, उस पर आप क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे आसानी से। क्योंकि डिप्लोमा पे हम लोग साइंस साइड के विद्यार्थी होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हुए होते हैं, तो रीजनिंग आसानी से कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा हम लोग को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो हम लोग जो कहेंगे आपको, तो आपको मिनिमम 8 घंटे पढ़ाई करनी है, उसमें 2 घंटे आपको रिवीजन पर देना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। एग्जाम टाइम पे आपको याद आता रहेगा लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो रिवीजन आपको जरूर करना है। 2 घंटे आप रिवीजन को जरूर दीजिए पर डे। सुबह का समय देते हैं तो बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह के समय चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जो भी उठें, एक दिन पहले जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट कीजिए, आपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो उसको रिपीट कीजिए। तो मिनिमम 2 आवर्स पर डे पढ़ना आपको देना है रिवीजन के लिए। बाकी जो 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में आप टेक्निकल जो पोर्शन है, इस 6 घंटे उसमें 5 घंटे आप टेक्निकल पढ़ लीजिए, 1 घंटे आप नॉन टेक को दे दीजिए, क्योंकि नॉन टेक का जो पोर्शन है वो सिर्फ 25% है और जो टेक्निकल का पोर्शन है वो आपका 75% है। और नॉन टेक में भी जो पोर्शन है उसमें रीजनिंग पार्ट आपसे बन ही जाएगा। हिंदी के 5 क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे, पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है। बाकी जो बचे 5 क्वेश्चन, और जीएस आप क्या है, करंट जरूर पढ़ लीजिए, करंट की कोई भी मैगजीन ले लीजिए और पिछले लगभग 6 महीने तक का करंट पढ़ लीजिए, उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मुझको लगता है कि आप मोस्टली अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से क्रैक कर लेंगे, ठीक। और सबसे अधिक ज़रूरी है इस जगह पर आपके मन का शांत होना, ठीक। आप अपने मन को शांत रखिए, अधिक फ्रस्ट्रेट मत होइए, ठीक। जितना आपको आ रहा है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक। और एग्ज़ाम जब देने जाए तो जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आपको चीज़ रखनी है वो है रखना है आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। क्या करना है, नेगेटिव आंसर नहीं देना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आपको 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आपने गलत जवाब दे दिए हैं तो लगभग 3 को नंबर कम हो गया, तो आप 73 सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, 80 में से 10 गए गलत हो गए, तो 70 में भी से भी लगभग उसका 1/3 लगभग 3 नंबर कम हो गए, तो कितने हो गए, 67 नंबर। तो मतलब आपने 80 क्या करना क्वेश्चन नंबर आ रहे तो वो कितने हो गए, 67 हो गए। तो जो नेगेटिव मतलब आंसर आते हैं वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। इसीलिए जो भी पढ़ें इस प्रकार से पढ़ें कि उसका हम लोग कभी उसका गलत आंसर ना दे, जो आंसर देना है सही देना है, ठीक। तो ये इस प्रकार ये आपकी अंतिम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आखिरी के जो 3 दिन होंगे, ठीक है, 15 दिन में आपको सिर्फ क्या है 12 दिन पढ़ने हैं, बाकी के 3 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आखिरी के 3 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो इन 12 दिनों के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए और सारे सब्जेक्ट्स को एक बार बढ़िया से रिपीट कर लीजिए, ठीक। आपने जो नोट्स बनाए अपने नोट्स फॉलो कीजिए, दूसरे का आप यहाँ वहाँ ढेर सारी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स फॉलो कीजिए। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको रिपीट कर लीजिए, ठीक। अभी तक जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे थे वो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जो आपके लेवल तक, आपके स्तर तक आ रहे हैं, ठीक, वो करिए। 15 दिन में कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने अभी तक सीख रखा है उसी को इम्प्लाई करना है और उसी को अधिक से अधिक उसका आउटपुट उससे निकालने की कोशिश करना है। मतलब जो अभी आपके पास जितने सार हैं उस सार को पूरा निचोड़ करके तैयार हो जाइए, ठीक। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि देखिए कहते हैं कि हवन कुंड बुझ रहा है देखो समिधा के अभावों में। मतलब सिर्फ एफर्ट की कमी के कारण ही कभी कभी हम लोग हार जाते हैं। आता हम लोग बहुत कुछ रहता है लेकिन हम लोग क्या है सिर्फ अपना एफर्ट नहीं लगाते, थोड़ा सा आलस कर जाते हैं और चूक जाते हैं। तो हवन कुंड बुझ रहा है देखो समिधा के अभावों में, सूरज सब तो भूल बैठा है जुगनू जनित प्रभावों में। कोई लक्ष्मण रेख खींच दो असुरों की अगवानी में, वरना केवल रह जाओगे किस्सों और कहानी में, वरना केवल रह जाओगे किस्सों और कहानी में। धन्यवाद।